Good morning students, I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, दीपक। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में आपकी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोग जानते हैं मैनेजमेंट में आपके दो पेपर हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एंड दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में मैंने कम्युनिकेशन के बारे में, डायमेंशंस एंड डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ही लीडरशिप टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने लीडरशिप के बारे में आपको बताया था, लीडरशिप की थ्योरीज के बारे में बताया था। लीडरशिप की दो थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे लीडरशिप की, जो है लीडरशिप थ्योरी ऑफ टैननबाउम एंड स्किमिट। इसमें टैननबाउम ने लीडरशिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैनेजर्स की विशेषताएं क्या होती हैं? मैनेजर मतलब है यहाँ पर लीडर से, हमारा जो नेतृत्व कर रहा होता है, हमारा जो लीडर होता है, जो हमको मैनेज करता है या जो हमारा मैनेजर होता है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे उसका नॉलेज, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी ज़्यादा है, उसको वर्क एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है, कितना बेहतर वो काम कर चुका है और कितनी एफिशिएंटली वो लीड कर पा रहा है। दूसरा है एम्प्लॉयज़, मतलब एक लीडरशिप के अंदर, मतलब एक लीडर के अंतर्गत जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा होता है, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है, उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, उनको कितना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है, काम कितना ईजिली वो लोग समझ पा रहे हैं, इन बातों पर डिपेंड करता है। एंड इन दोनों से इम्पॉर्टेंट है सिचुएशन, जिस समय पर हम काम करवा रहे हैं उस समय की सिचुएशन कैसी है। जैसे आज कितना ही एफिशिएंट लीडर हो या कितना ही एफिशिएंट उसके अंडर में हम एम्प्लॉयज़ दे दें, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोविड-19 की वजह से हर जगह काम बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है सिचुएशन का कि लीडर तो अच्छा है और लीडर के अंडर में सबऑर्डिनेट्स भी हमने एफिशिएंट दिए, बेहतर काम करें, लेकिन उस समय की सिचुएशन ही अगर साथ नहीं दे रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई या प्रॉब्लम को हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो लीडरशिप हम नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों के अलावा सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि सिचुएशन हमारी कैसी, उस सिचुएशन में हम काम कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में हम डील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट की कंडीशन कैसी है, प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, या एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है कि हमारा लीडर कितनी एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, कितना एफिशिएंटली अपने ग्रुप मेंबर्स का डायरेक्शन दे पा रहा है। ये हो गई लीडरशिप थ्योरी ऑफ टैननबाउम एंड स्किमिट। इसके बाद है नेक्स्ट सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप का मतलब है कि सिचुएशन बेस्ड है कि किस समय पर क्या सिचुएशन आती है। तो सिचुएशन से मतलब है, यहाँ पर सिचुएशनल थ्योरीज में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फीडलर्स कंटिंजेंसी लीडरशिप थ्योरी एंड दूसरा है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लीडरशिप की थ्योरी को। तो फीडलर्स कंटिंजेंसी लीडरशिप थ्योरी में 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, लीडर मेंबर रिलेशन, मतलब लीडर के अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन कैसा है। ये कई सारी बातों पर डिपेंड करता है। लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स पर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है कि नहीं करता है, लीडर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, कोऑपरेशन कैसा है, कितना बेहतर वो लोग काम कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दोनों पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के बीच का रिलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है टास्क स्ट्रक्चर। आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक टास्क स्ट्रक्चर होता है, काम करवाने का तरीका होता है, जो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की साइज पर डिपेंड होता है। जैसे
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स हैं, फिर उनके अंडर पर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फिर उनके अंडर पर चीफ मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर के अंडर पे हर डिपार्टमेंट के हेड हो गए, फिर उनके अंडर पे कुछ एम्प्लॉयज़ दे दिए, फिर उनके अंडर पर कुछ लेबर्स हमें रख दिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जैसी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जितना कैपिटल होता है, जितनी बड़ी साइज होती है, उसके हिसाब से टास्क स्ट्रक्चर अलग अलग बनाया जाता है। तो लीडर मेंबर के बीच में रिलेशन कैसा है? बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा है या बहुत बुरा है? फिर काम क्या दिया गया है और काम को करने के लिए टास्क स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है, मतलब किसके अंडर पे कितने लोग दिए गए हैं काम करने के लिए, और काम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट पोजीशन पावर ऑफ द लीडर। एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में मैंने आपको बताया था, एक प्रिंसिपल बताया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, उस अथॉरिटी के अंतर्गत कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं दे रहे हो तो उस अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं हो जाता है। इसके अपोजिट, अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो लेकिन आपने उसको कोई अधिकार नहीं दिए हैं, तब भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आप अथॉरिटी दो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो उसके साथ को पे आपको अथॉरिटी या अधिकार उस व्यक्ति को देने होंगे। तो लीडर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीडर की पोजीशन बहुत अच्छी है, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो काम अच्छे से हो सकता है। लेकिन अगर उनकी पोजीशन ही अच्छी नहीं है तो ग्रुप मेंबर्स उनकी बातें नहीं सुनेंगे, लीडर उनको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, जो वो बोलेगा, जो ऑर्डर देगा, उसकी सबॉर्डिनेट्स उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर इनडिसिप्लिन हो रहा है। तो लीडरशिप में क्या इंपॉर्टेंट है कि लीडर भी डिसिप्लिन रहे और उसको देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए उसके सबॉर्डिनेट्स भी डिसिप्लिन खुद ब खुद हो जाते हैं। तो फीडलर्स कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी में ये तीनों बातों पर डिपेंड करता है, लीडरशिप कितनी इम्पैक्टफुल है, कितनी इफिशिएंटली काम कर रही है। अब इसके बाद है सिचुएशनल थ्योरी में ही सेकंड थ्योरी है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में कुछ लीडरशिप स्टाइल्स बताई गई है, वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है डायरेक्टिव लीडरशिप। डायरेक्टिव लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर होता है वो समय समय पर अपने ग्रुप मेंबर्स का डायरेक्शन देता है, कब क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, ऑर्डर देना, कमांड देना, स्केलर चेन बताना, किसके अंडर पे क्या काम करेंगे, कब क्या काम चेंज करना है, प्रोसेस किस तरीके से वर्कआउट करनी है, मेथड क्या होगी, मेथड्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन देने का काम लीडर करता है। इसके बाद है सपोर्टिव लीडरशिप। या सपोर्टिव लीडरशिप में लीडर डायरेक्शन के साथ साथ उनको सपोर्ट भी करता है। मतलब अगर ग्रुप मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो अपने लीडर के पास जाते हैं, उस प्रॉब्लम को के बारे में बताते हैं और लीडर उस प्रॉब्लम को तत्काल दूर करता है। मतलब एक पेरेंट्स की तरह सपोर्ट करता है लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को सपोर्टिव लीडरशिप में। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर डायरेक्शन देने के बाद में अगर कोई काम सही नहीं कर रहा है तो उसको फिर से सही डायरेक्शन देना, हर समय सपोर्ट करना, हर समय साथ में खड़े रहना, ये सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल में होता है। इसके बाद है अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल। अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल में क्या होता है, लीडर बार बार काम को बताता नहीं, डायरेक्शन नहीं देता है और ना ही उनके काम में इंटरफेयर करता है। वो अपना टारगेट, लीडर अपना टारगेट अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करता है और बार बार उनके काम में इंटरफेयर नहीं करता है, ना ही बार बार उनको सुपरवाइज करता है। ये ऐसे केस में होता है जहाँ पर सबॉर्डिनेट्स का इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी हाई रहता है और काफ़ी ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस उनको रहता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल टारगेट बताते हैं कि आपको ये काम करना है। यहाँ पर केवल हमको अचीवमेंट से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है, वो अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इससे लीडर का कोई मतलब नहीं होता है। जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तब लीडर अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। तो अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल में केवल अचीवमेंट से मतलब होता है, केवल रिजल्ट से मतलब होता है, रिजल्ट हमको पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। अदरवाइज लीडर अपने ग्रुप मेंबर्स के काम में कहीं भी किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करता है, ना इनको डिस्टर्ब करता है, ना ही बार बार जाकर उनसे पूछता है कि काम में देरी क्यों हो रही है या काम आपको किस तरीके से कर रहे हो। एंड लास्ट है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का मतलब होता है कि लीडर और उसके ग्रुप मेंबर्स किस तरीके से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कितना बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेटिव से मतलब है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, लीडर और मेंबर के बीच में रिलेशन कैसा है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, टास्क स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये हो गई आपकी थ्योरीज। तो पिछली क्लास में हमने लीडरशिप
थ्योरीज में आपको ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरीज, फिर टैननबाउम एंड स्किमिट की लीडरशिप थ्योरी एंड सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में अलग अलग तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया है। अब ये सारी लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ने के बाद एट अ कंक्लूजन हम कुछ लीडरशिप स्टाइल्स को कंक्लूड करेंगे, वो क्या क्या होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं और आए दिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी लीडरशिप स्टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मतलब है तानाशाही, मतलब लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाना, इसमें उनको आइडियाज़, उनको सजेशन देने की कोई भी फ्रीडम नहीं रहती है। कंसल्टेटिव स्टाइल। कंसल्टेटिव स्टाइल में लीडर अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है, कंसल्ट करता है और इसमें सबॉर्डिनेट्स अपनी बातें, अपने सजेशंस देने की भी परमिशन रखते हैं। लेसेस फायर स्टाइल। लेसेस फायर स्टाइल कुछ अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल जैसा ही रहता है। ये फ्री रिंग स्टाइल होती है, जिसमें लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता है, सबॉर्डिनेट्स को फ्री छोड़ दिया जाता है, वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। इसमें लीडर को केवल और केवल रिजल्ट से मतलब होता है, पॉजिटिव प्रॉफिट से मतलब होता है। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल का मतलब होता है कि इसमें जो लीडर होता है वो केवल ऑर्डर देता है और उसके सबॉर्डिनेट्स को उनको फॉलो करना होता है और उनका वो काम करते हैं। इसके बाद है पार्टिसिपेटिव ग्रुप स्टाइल, जो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में। सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल भी हमने अभी डिस्कस किया है। एंड लास्ट है अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल, वो भी हम लोग पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज लीडरशिप टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपने रनिंग सेशन में कई बार कहा था कि मैडम हमको लीडरशिप फिर से बता दीजिए, फिर से रिवीजन करना है, तो हमने आज इसकी थ्योरीज आपको कंप्लीट कर दी है। अब आप लोग घर पर पढ़िए और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।